हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार्क स्टडी पॉइंट। स्वागत करते हैं आप सबका इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 12 बोर्ड एग्जाम क्रैश कोर्स वीवीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में फिजिक्स भौतिक विज्ञान का एक और टॉपिक यहाँ पे प्रकाशिक यंत्र, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण तथा वर्णक्रम, प्रकाश का तरंग सिद्धांत, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, स्पेक्ट्रल डिफ्लेक्शन एंड स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, वेव थ्योरी ऑफ लाइट। इस टॉपिक से यह सभी ऑप्टिक्स चैप्टर्स है दोस्तों। जितने भी अभी तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं इस चैप्टर के मदद से, वो सारे हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे ही करेंगे। और साथ में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सारे करने वाले हैं। अगर आप भी दोस्तों क्लास 12 के छात्र हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करना और शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, ताकि बहुत सारे छात्र जुड़ पाए और हम जल्द से जल्द आप लोगों के लिए वीडियो प्रोवाइड करा सके। ठीक है। और भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं दोस्तों तो इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, starkstudypoint.com। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, या फिर गूगल पे सर्च करके वहाँ पे आप लोग को चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएंगे। और साथ में वहाँ पे मॉडल पेपर और क्यू जो है जल्द से जल्द आने वाले हैं। ठीक है, तो बन रही है दोस्तों इस वीडियो के साथ। अगर आप भी क्लास 12 के छात्र हैं दोस्तों, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह से जैसे ही नया वीडियो करूँगा तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा दोस्तों। और टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन हो जाइएगा, और इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो कर लीजिएगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है दोनों का दोस्तों, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का। क्योंकि वहाँ पे आप लोग को जो बिहार बोर्ड के द्वारा ऑफिशियल न्यूज़ निकल कर आता है आप लोग के एग्जाम को लेकर, बहुत सारे छात्रों को नहीं पता रहता, वो मैं आप लोग यहाँ पे बस शेयर करते रहता हूँ, ताकि आप लोग जान सको दोस्तों क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं बिहार बोर्ड में एग्जाम को लेकर। ठीक है। और टेलीग्राम पे इसलिए ज्वाइन होना है, आप लोगों को वहाँ पे न्यूज़ तो मिलेगा ही और मिलेगा, और साथ में आप लोगों को पीडीएफ भी देखने को मिलेगा वहाँ पे। एग्जाम से पहले पहले यहाँ पे हम लोग आपको पीडीएफ भी देने वाले हैं। जैसे ये मतलब वीडियो खत्म होता है वहाँ पे अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो जाइए वहाँ पे ज्वाइन हो जाइएगा। वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है। हम लोग पहले चैप्टर वाइज खत्म करेंगे दोस्तों, उसके बाद मॉडल सेट, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु का मनुष्य की, क्या क्वेश्चन है दोस्तों, किसी वस्तु का मनुष्य की आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना ऑफ ह्यूमन आई इज। आँख के जैसे हम लोग के आँख पे जो प्रतिबिंब बनता है दोस्तों, वो रेटिना पर बनता है। वो किस तरह का प्रतिबिंब बनता है वो आप लोग को बताना है। तो वो बनता है दोस्तों आपका रियल और उल्टा, वस्तु का उल्टा बनता है। अगर हम आँख से किसी वस्तु को देखते हैं दोस्तों, ठीक है, वो हमको सीधा दिखाई देता है, लेकिन प्रतिबिंब जो है वो उल्टा दिखाई देता है। ठीक है, तो यहाँ पे वास्तविक और उल्टा हो जाएगा। तो सही उत्तर यहाँ पे एक का डी हो जाएगा आपका। ठीक है, रियल एंड आपका जो वस्तु से होगा उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे एक का डी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, 2019 के बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। 2 नंबर देखते हैं कि विभिन्न दिशाओं में कॉर्निया की वक्रता में असमानता के कारण उत्पन्न दृष्टि दोष को कहते हैं। वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों, आप लोग लाइक नहीं करते तो लाइक जरूर करना। ठीक है, पसंद आता है तो, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है। विभिन्न दिशाओं में कॉर्निया की वक्रता में असमानता के कारण उत्पन्न दृष्टि दोष को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, तो उसमें जो दृष्टि दोष होता है उसको अबिंदुकता बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, कॉर्निया की वक्रता में, ठीक है, असमानता के कारण जो उत्पन्न दृष्टि दोष होता है, कॉर्निया में जब प्रॉब्लम आता है दोस्तों, वक्रता में असमानता हो जाता है, तब हम लोग अबिंदुकता इसको बोलते हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पे 2 का डी हो जाएगा। ये दृष्टि दोष है दोस्तों, निकट दूर जरा, इस तरह से आप लोग याद किए होंगे। ठीक है, तो अबिंदुकता यहाँ पे 2 का सही उत्तर डी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 3 नंबर है दोस्तों। निकट दृष्टि दोष निवारण के लिए प्रयुक्त किया जाता है, यूज टू करेक्ट मायोपिया। ठीक है, जब निकट दृष्टि दोष रहता है किसी भी व्यक्ति को दोस्तों, हम लोग उसको दूर करने के लिए, निवारण करने के लिए ऑप्टल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, लेंस का, दर्पण का नहीं, ऑप्टल लेंस का। ठीक है, मैं आप लोग यहाँ पे ट्रिक भी बता देता हूँ दोस्तों। अगर आप लोग भूल जाते हो निकट और दूर में, तो काफ़ी आसानी से आप लोग याद कर लोगे। देखिए, निकट और यहाँ पे दूर। ठीक है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन में ही आप लोग यहाँ पे निकट में अ आ रहा है दोस्तों, निकट बोलते ही तो यहाँ पे अवतल लगा लेना। ठीक है, आप आसानी से 1-2 बार रिवीजन करोगे तो बन जाएगा। दूर में ऊ आ रहा है दोस्तों, तो इसका मतलब उत्तल। ठीक है, दूर ऊ आ रहा है तो इसका मतलब उत्तर, निकट में अ आ रहा है तो इसका मतलब अवतल। ठीक है, कभी नहीं भूलोगे दोस्तों, मैं आप लोग को ऐसे ही याद किया हूँ, निकट में अवतल और दूर में उत्तल लेंस। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पे निकट में अवतल लेंस। तो 3 का सही उत्तर सी हो जाएगा यहाँ पे, काफ़ी आसानी से आप लोग याद कर लोगे। 4 नंबर है दोस्तों कि सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है। इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है दोस्तों, सिंपल माइक्रोस्कोप्स हैव अ मैग्निफिकेशन कैपेबिलिटी। ठीक है, सरल सूक्ष्मदर्शी की जो आवर्धन क्षमता होता है वो होता है आपका 1+d/f। याद रखिएगा 1+d/f होता है। तो सही उत्तर यहाँ पे 4 का सी हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, ठीक है, उत्तल लेंस की आवर्धन क्षमता, लेंस की आवर्धन क्षमता और दर्पण की आवर्धन क्षमता, वो भी पूछा जाता है, तो आप लोग याद कर लीजिएगा। 4 का सी। 5 नंबर है दोस्तों कि एक व्यक्ति -2.5D डायोप्टर वाले क्षमता का उस चश्मा पहनता है। नेत्र दोष तथा बिना चश्मे के व्यक्ति का दूर बिंदु होगा।
देखिए आप लोग को यहाँ पे फोकस दूरी निकालना है दोस्तों इसका, जिसका मतलब डायोप्टर का मान दिया गया है -2.5, ठीक है। अब आपको यहाँ पे एफ निकालना है, या फिर नेत्र के व्यक्ति का दूर बिंदु, नेत्र दोष तथा बिना चश्मे के व्यक्ति का दूर बिंदु। तो इसका फार्मूला आप लोग जानते होंगे दोस्तों, 1/d होता है, या d बराबर 1/f, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 1 मीटर में है तो 2.5 डायोप्टर है, और 40 सेंटीमीटर में सभी आंसर दिया गया है, तो यहाँ पे 100 लिखेंगे, 1 मीटर के जगह पे 100 सेंटीमीटर, और डी का मान यहाँ पे 2.5 देंगे, ठीक है। और यहाँ पे निकट और यहाँ पे आपको दूर याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2.5 से अगर हम इसमें भाग देंगे दोस्तों तो कितना आएगा 40। यहाँ पे 40 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपका हो जाएगा निकट दृष्टि दोष, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष 40 सेंटीमीटर। अगर माइनस में, क्योंकि उत्तल लेंस का जो फोकस दूरी होता है दोस्तों आपका निगेटिव होता है, तो याद रखिएगा यहाँ पे, सॉरी मतलब डायोप्टर यहाँ पे माइनस में रहता है दोस्तों, तो यहाँ पे 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। 5 का सही उत्तर आपका बी यहाँ पे सही उत्तर है, ठीक है। याद रखिएगा निकट दृष्टि दोष होगा अवतल लेंस की बात हो रही है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 5 का बी आप लोग याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और सिंपल भी था। 6 नंबर है दोस्तों कि यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तब उसकी आवर्धन क्षमता। 5 नंबर अच्छे से देख लीजिएगा दोस्तों, यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई जब बढ़ाई जाती है तब उसकी आवर्धन क्षमता जो होता है, द लेंथ ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप ट्यूब इज इंक्रीज देन इट्स मैग्निफिकेशन कैपेसिटी। तो जब यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई हम बढ़ाते हैं दोस्तों तो उसकी आवर्धन क्षमता जो है वो आपका बढ़ती है, तो याद रखिएगा इंक्रीजेज होती है। तो याद 6 का ए हो जाएगा यहाँ पे सही उत्तर, ये भी 2020 के बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। 7 नंबर है दोस्तों कि खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होता है। क्या क्वेश्चन, द फाइनल इमेज इज एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज। खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब जो होता है दोस्तों वो आप लोग को बताना है, तो ये आभासी और उल्टा होता है, ठीक है। इमेजिनरी और यहाँ पे उल्टा याद रखिएगा यहाँ पे वस्तु से। 7 का डी बहुत इंपॉर्टेंट ये भी था। चलिए 8 नंबर देखते हैं कि एक दीर्घ दृष्टि, मैं आप लोग को निकट तो बता ही दिया दोस्तों, निकट में आप लोग को अवतल मारना था, ठीक है। अब यहाँ पे दीर्घ है, इसका मतलब दूर है, तो यहाँ पे देखते ही मार दोगे 8 का ए उत्तल लेंस, दीर्घ मतलब दूर हो गया, तो 8 का ए। 9 नंबर है दोस्तों कि सामान्य समायोजन में खगोलीय दूरदर्शक की नली की लंबाई होगी। क्या क्वेश्चन है कि सामान्य समायोजन में खगोलीय दूरदर्शक की नली की जो लंबाई होगी दोस्तों वो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे F0 + F। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। F0 + F हो जाएगा सामान्य समायोजन में खगोलीय दूरदर्शक की नली की लंबाई, ठीक है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है और डायरेक्ट पूछा जाता है दोस्तों, अगर रिपीटेड क्वेश्चन मिलेगा तो आप लोगों को। बेलनाकार लेंस का व्यवहार किया जाता है आँख के उस दोष को दूर करने के लिए जिसे हम लोग कहते हैं। बात करते हैं दोस्तों बेलनाकार लेंस का, उत्तल और अवतल आप लोग पढ़े होंगे। उत्तल के लिए हम लोग यहाँ पे दूर दृष्टि दोष को निवारण करते हैं उससे, और अवतल से निकट दृष्टि दोष को, और बेलनाकार लेंस से हम लोग करते हैं किसको दोस्तों, वो आप लोग को बताना है, तो वो एस्टिग्मेटिज्म हो जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पे एस्टिग्मेटिज्म बेलनाकार लेंस का उपयोग करते हैं इसमें, ठीक है। तो 10 का सी आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे। 11 है दोस्तों यहाँ पे, 10 नंबर मैंने आप लोग को यहाँ पे बता दिया, एस्टिग्मेटिज्म और बिंदुकता आप लोग पढ़े होंगे। फिर आता है दोस्तों कि सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता होती है, द मैग्निफिकेशन कैपेबिलिटी ऑफ द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप फॉर जनरल एडजस्टमेंट इज। क्या है कि सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शन की आवर्धन क्षमता, उससे पहले जो क्वेश्चन था दोस्तों वो खगोलीय दूरदर्शक की नली की लंबाई था, जिसका मान था F0 + FE, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पूछा जाए कि आवर्धन क्षमता सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की लंबाई, ठीक है, मतलब आवर्धन क्षमता लंबाई नहीं कि आवर्धन क्षमता। तो ये आपका हो जाता है दोस्तों आपका -F0/FE में। ये फार्मूला डायरेक्ट है दोस्तों, याद रखिएगा यहाँ पे ये सभी। सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता जो होती है -F0/FE होता है, तो 11 का ए। और नली की लंबाई पूछा जाए तो आप लोग को F0 + FE मारना है, ठीक है। चलिए 12 देखते हैं दोस्तों कि पतली झिल्ली के रंगीन देखने के क्या कारण है। पतली झिल्ली के रंगीन देखने का, ये सभी क्वेश्चन प्रकाश के वर्ण विक्षेपण तथा वर्ण क्रम से अब आने लगे हैं। पतली झिल्ली के रंगीन दिखने का जो कारण है, द रीजन ऑफ द कलरफुल अपीयरेंस ऑफ दिस मेम्ब्रेन इज। क्या है दोस्तों यहाँ पे, तो ये व्यतिकरण, ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे व्यतिकरण, प्रकाश के व्यतिकरण का सिद्धांत। पतली झिल्ली के रंगीन दिखने का ये परिकीर्णन है दोस्तों, ये ऑप्शन में आप लोग को थोड़ा मिस्टेक लग रहा होगा, ये परिकीर्णन है, ठीक है, परिकीर्णन है, लेकिन यहाँ पे से उत्तर आपका व्यतिकरण हो जाएगा दोस्तों।
तो 12 का सही उत्तर आपका बी हो जाएगा यहाँ पे, प्रकाश का व्यतिकरण सिद्धांत। 13 नंबर है कि आसमान का रंग नीला दिखने का क्या कारण है। बहुत सिंपल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। आकाश का रंग नीला और जो सूर्य के जो शाम के समय लाल दिखता है वो किस कारण। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये आपका प्रकाश के परिकिरणन के कारण होता है, आसमान का रंग नीला दिखाई देता है, याद रखेगा, परिकिरणन के कारण, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 14 नंबर है दोस्तों कि यदि नीले रंग के प्रकाश के फोटोन की ऊर्जा E1 है और पीले रंग की प्रकाश के फोटोन की ऊर्जा E2 है, तब इसका जो रिलेशन बनेगा दोस्तों क्या बनेगा। देखिए, नीले रंग का प्रकाश, ठीक है, और पीले रंग का प्रकाश, ठीक है, तो इस दोनों में अगर रिलेशन आप लोगों से पूछा जाए दोस्तों तो ये आपका होगा नीले रंग का ग्रेटर दैन पीले रंग का फोटोन, ठीक है, याद रखेगा। ये आपका सही उत्तर बी हो जाएगा यहाँ पे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये पूछा जाता है दोस्तों कि नीले रंग के प्रकाश के फोटोन की ऊर्जा E1 रहे और पीले रंग के प्रकाश के फोटोन की ऊर्जा E2 रहे, तब इसका रिलेशन जो बनेगा नीले रंग का ज़्यादा होगा दोस्तों और पीले रंग की अपेक्षा, तो E1 ग्रेटर दैन E2, ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पे। 14 का बी हो जाएगा। 15 नंबर देखते हैं दोस्तों कि n अपवर्तनांक वाले, ये डायरेक्ट फार्मूला है कि n अपवर्तनांक वाले शीशे की पट्टी में पथ की लंबाई t का समतुल्यांक निर्वात में डैश पथ की लंबाई है। डायरेक्ट क्वेश्चन है दोस्तों ये, तो ये दोनों का यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है nt, ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पे। 15 का बी सही उत्तर है। यदि n अपवर्तनांक वाले शीशे की पट्टी में पथ की लंबाई t दिया गया है तो समतुल्यांक निर्वात में पथ की जो लंबाई होगी वो nt हो जाएगा, ठीक है। अगर n के जगह पे कुछ मान रहा था और t की लंबाई यहाँ पे दिया रहा था लंबाई मान, तब इसको दोनों को हम मल्टीप्लाई करके आंसर दे सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पे 15 का बी याद रखिएगा। 16 है दोस्तों कि जब प्रकाश की एक किरण स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है। जब कोई प्रकाश की किरण स्लैब में प्रवेश करती है दोस्तों तो इसका जो तरंगदैर्घ्य होता है वो घटने लगता है, तो याद रखिएगा यहाँ पे 16 का सही उत्तर आपका ए हो जाएगा, घटता है, ठीक है। 17 नंबर है कि प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति पुष्टि करता है किसको, व्यतिकरण को, परावर्तन को, या फिर ध्रुवन को, या फिर वर्ण विक्षेपण को। यह भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों कि प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग जो होता है, प्रकाश कौन सा तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है, वो जो प्रकृति पुष्टि करता है दोस्तों तो वो करता है आपका प्रकाश के ध्रुवन सिद्धांत को। तो याद रखिएगा यहाँ पे अनुप्रस्थ तरंग जो प्रकृति पुष्टि करती है ना, तो ध्रुवन को पुष्टि करती है, तो याद रखिएगा यहाँ पे 17 का सी हो जाएगा। द ट्रांसवर्स वेव नेचर ऑफ लाइट कन्फर्म्स ध्रुवन, ठीक है, डिफ्रेक्शन आप लोग पढ़े होंगे। इंद्रधनुष का निर्माण जिस कारण से होता है वह कहलाता है द रीजन व्हेयर रेनबो इज क्रिएटेड। जब इंद्रधनुष का निर्माण होता है दोस्तों तो किस कारण से, तो वो आपका होता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण से, ठीक है, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, वर्ण विक्षेपण, ठीक है। 18 का सी। 19 है दोस्तों कि वायुमंडल की अनुपस्थिति में पृथ्वी से आसमान का रंग दिखाई देगा। जब वायुमंडल, मान लो ऐसा क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर से आसमान जो है मतलब ऊपर देखेंगे आकाश तो कैसा दिखाई देगा, काला दिखाई देगा दोस्तों। जब वायुमंडल नहीं रहेगा तब काला दिखाई देगा, ठीक है। तो 19 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। अगर हम ऊपर से देखेंगे पृथ्वी की ओर तो हमको क्या दिखाई देता है दोस्तों, नीला, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पे 19 का ए हो जाएगा। 20 है दोस्तों कि प्रकाश के रंग का कारण है। ये भी VBI क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर्स में पूछा जा चुका है कि प्रकाश के रंग का जो कारण बनता है दोस्तों वो इसकी आवृत्ति फ्रीक्वेंसी होती है, याद रखिएगा। 21 है दोस्तों कि n अपवर्तनांक तथा a प्रिज्म कोण वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण आप लोग को बताना है। n अपवर्तनांक दिया गया है, प्रिज्म कोण वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण, ठीक है। प्रिज्म कोण दिया गया यहाँ पे a प्रिज्म कोण वाले विचलन कोण पूछा जा रहा है। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है दोस्तों आपका, वो फार्मूला है आपका n-1 इंटू ए। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2019 में, तो याद रखिएगा बी हो जाएगा इसका उत्तर दोस्तों। 21 का बी, n-1 इंटू ए, ठीक है। अगर n अपवर्तनांक दिया रहता और यहाँ पे कोण का मान दिया रहता है ए के मतलब वैल्यू दिया रहता है, तब आप इसका वैल्यू निकालते विचलन कोण का n-1 इंटू ए वाले फार्मूला से, याद रखिएगा। इसका बी हो जाएगा। 22 देखते हैं दोस्तों कि पतले प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन का कोण जो होता है यहाँ पे वो आप लोग को बताना है दोस्तों कि पतले प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन का कोण, ठीक है, तो वो होता है आपका दोस्तों μ-1 इंटू ए। सेम क्वेश्चन है दोस्तों दोनों, 21 और 22। उसमें n था, अपवर्तनांक का मान तो n-1 था और यहाँ पे
फार्मूला तो यही होता है म्यू माइनस 1 इंटू ए, लेकिन म्यू की जगह पे वहाँ पे एन दिया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे 22 का सी हो जाएगा। बहुत सिंपल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था ये भी। अब 23 नंबर देखते हैं दोस्तों। ये सभी प्रकाश के तरंग सिद्धांत से क्वेश्चन आने वाले हैं अब, कि हाइगेंस के अनुसार प्रकाश की जो तरंगें होती है दोस्तों वो आप लोग को बताना है। तो हाइगेंस के अनुसार जो प्रकाश की तरंगें होती हैं दोस्तों, तो ये आपका यांत्रिक होता है और अनुदैर्ध्य होता है। तो याद रखिएगा यहाँ पे 23 का ए हो जाएगा। ठीक है, वैसे प्रकाश जो है अनुप्रस्थ तरंग है, लेकिन हाइगेंस के अनुसार ये बताया गया है। 24 है दोस्तों यहाँ पे कि प्रकाश के कणिका सिद्धांत के प्रतिपादक थे। तो प्रकाश के जो कणिका सिद्धांत के प्रतिपादक थे दोस्तों वो न्यूटन जी थे। तो याद रखिएगा यहाँ पे प्रोपेनेंट्स ऑफ द कॉर्पोरल थ्योरी ऑफ लाइट वेयर कौन थे दोस्तों, तो ये न्यूटन जी थे। 25 है कि न्यूटन के अनुसार प्रकाश का वेग जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता ही है निर्वात में, लेकिन यहाँ पे वायु की अपेक्षा जल में अधिक होता है, वायु की अपेक्षा जल में कम होता है, वायु तथा जल दोनों में समान होता है, जल की अपेक्षा निर्वात में अधिक होता है। तो इससे उत्तर यहाँ पे 25 का डी, जल की अपेक्षा जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा तो यहाँ पे निर्वात में ही होता है दोस्तों प्रकाश की चाल। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वायु की अपेक्षा जल में अधिक होता है। ठीक है, वायु की अपेक्षा। तो याद रखिएगा यहाँ पे दोस्तों आपका, तो यहाँ पे 25 का डी आप लोग याद रखिएगा, जल की अपेक्षा निर्वात में अधिक होता है। ठीक है, 26 है दोस्तों कि प्रकाश के तरंग सिद्धांत के अनुसार प्रकाश के वर्ण निर्णायक है। क्या क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रकाश के तरंग गति सिद्धांत जो है उसके अनुसार प्रकाश के जो वर्ण निर्णायक है दोस्तों, आयाम, तरंग की चाल, आवृत्ति या फिर वेवलेंथ। तो यह आपका फ्रीक्वेंसी है दोस्तों। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है दोस्तों, कि प्रकाश के तरंग गति सिद्धांत के अनुसार प्रकाश के जो वर्ण निर्णायक है दोस्तों, ठीक है, वो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी। अब क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रकाश फोटोन की ऊर्जा जो फार्मूला होता है, बहुत ही सिंपल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एच होता है दोस्तों। मैंने आप लोग को काफ़ी बार बताया है कि फोटोन की ऊर्जा का फार्मूला एच होता है। याद रखिएगा 27 का ए। 28 है दोस्तों यहाँ पे कि द्वितीय तरंगिकाओं की अवधारणा दी थी। द कॉन्सेप्ट ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स वाज गिवन। ठीक है, बहुत सिंपल और इम्पोर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, पूछा गया है कि द्वितीय तरंगिकाओं की अवधारणा दी थी, ये दिया था हाइगेंस ने। तो याद रखिएगा यहाँ पे 28 का सी। 29 है दोस्तों कि किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर जो तरंगदार होता है वो आप लोग को बताना है। यहाँ पे वेव फ्रॉम अकर्स एट अ फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स। तो ये आपका गोलाकार, बेलनाकार, समतल या फिर वृत्ताकार। तो ये गोलाकार होता है दोस्तों। किसी बिंदु स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगार जो होता है दोस्तों वो आप लोग को बताना है। तो यहाँ पे गोलाकार हो जाएगा दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे कितने क्वेश्चन किए हैं, 29 क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, ऑप्टिक्स चैप्टर से था दोस्तों। ऑप्टिक्स के एक और भाग आने वाले हैं। जितने भी अभी तक की क्वेश्चन पूछे गए थे वो मैंने आप लोग को सारे बता दिए हैं। उम्मीद करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को काफ़ी सारी जानकारी मिली होगी दोस्तों। इसी तरह के आप लोग को स्टार्टिंग जो हम लोग लास्ट से कर रहे हैं दोस्तों, लास्ट से स्टार्टिंग तक आएंगे, पहला चैप्टर तक। जैसे ही खत्म होगा चैप्टर वाइज तो आप लोगों को यहाँ पे मॉडल सेट दोस्तों मैं आप लोगों को ऑप्शन भी इंग्लिश में देने वाला हूँ। ठीक है, अगर इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं वैसे आप लोग सेम क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा दोस्तों वेबसाइट की मदद से। वहाँ पे आप लोग को जाकर प्रैक्टिस सेट कर सकते हो। ठीक है, वहाँ पे आप लोग को इंग्लिश